चैप्टर 20 हवा तेज और अनियमित हो गई थी। गुब्बारा हवा में लहरा रहा था, कभी उत्तर की ओर कभी दक्षिण की ओर उछलता हुआ। उसे एक भी स्थिर धारा नहीं मिल पा रही थी। कैनेडी ने कंपास की सुई के बार बार दोलन पर टिप्पणी करते हुए कहा, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। गुब्बारा कम से कम 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है। झुको और देखो कि देश हमारे नीचे से कैसे फिसल रहा है। डॉक्टर ने कहा, देखो, वह जंगल ऐसा लग रहा है मानो हम पर बरस रहा हो। दूसरे ने कहा, जंगल अब साफ जगह बन गया है। और गांव को साफ करना। जो ने 1 या 2 पल बाद कहा, उन अचंभित अश्वेतों के चेहरों को देखो। ओह, ये स्वाभाविक है कि वे आश्चर्यचकित होंगे, डॉक्टर ने कहा। फ्रांसीसी किसानों ने जब पहली बार गुब्बारा देखा तो उन्होंने ये सोचकर उस पर गोली चला दी कि यह कोई हवाई राक्षस है। तो एक सूडानी नीग्रो को अपनी आंखें बहुत बड़ी खोलने के लिए माफ किया जा सकता है। विश्वास करो, जो ने कहा, जब विक्टोरिया मुश्किल से 100 फीट की ऊंचाई पर और एक गांव के ठीक ऊपर से जमीन के साथ गुजरी, मैं उन पर एक खाली बोतल फेंकूंगा, आपकी अनुमति से, डॉक्टर, और अगर यह सही सलामत उन तक पहुंचती है तो वे इसकी पूजा करेंगे। अगर यह टूट जाती है तो वे टुकड़ों से ताबीज बनाएंगे। ये कहते हुए उसने एक बोतल फेंकी, जो निस्संदेह 1000 टुकड़ों में टूट गई, जबकि नीग्रो लोग तीखी चीखें निकालते हुए अपनी गोल झोपड़ियों में भाग गए। थोड़ा आगे जाकर कैनेडी ने आवाज लगाई, उस अजीब पेड़ को देखो। इसका ऊपरी हिस्सा एक तरह का है और निचला हिस्सा दूसरी तरह का। ठीक है, जो ने कहा, यह एक ऐसा देश है जहां पेड़ एक दूसरे के ऊपर उगते हैं। ये बस एक अंजीर के पेड़ का तना है, डॉक्टर ने जवाब दिया, जिस पर थोड़ी सी वनस्पति है। किसी दिन हवा ने इस पर एक ताड़ के पेड़ का बीज छोड़ दिया और बीज ने जड़ें जमा ली और ऐसे बढ़ गया जैसे कि वो समतल जमीन पर हो। बागवानी की एक बढ़िया नई शैली, जो ने कहा, और मैं इस विचार को इंग्लैंड में आयात करूंगा। ये लंदन के पाकों में बिल्कुल सही रहेगा, बिना इस बात की परवाह किए कि यह फलों के पेड़ों की संख्या बढ़ाने का एक और तरीका होगा। हम हवा में बगीचे बना सकते हैं और छोटे घरों के मालिक इसे पसंद करेंगे। इस समय उन्हें गुब्बारे को ऊपर उठाना था ताकि वो पेड़ों के एक जंगल के ऊपर से गुजर सके जो 300 फीट से अधिक ऊंचा था, एक प्रकार का प्राचीन बरगद। कितने शानदार पेड़ हैं, कैनेडी ने कहा। मैंने इन आदरणीय जंगलों की तरह कोई भी चीज इतनी शानदार नहीं देखी। देखिए, डॉक्टर, इन बरगदों की ऊंचाई सचमुच उल्लेखनीय है, मेरे प्यारे डिक, और फिर भी वे नई दुनिया में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं होंगे। क्यों, क्या अभी भी इससे ऊंचे पेड़ अस्तित्व में हैं? निस्संदेह, कैलिफोर्निया के विशाल वृक्षों में एक देवदार है जिसकी ऊंचाई 480 फीट है। ये संसद भवन और यहाँ तक कि मिस्र के महान पिरामिड से भी ऊंचा होगा। जमीन की सतह पर तने की परिधि 120 फीट थी और लकड़ी की संकेंद्रित परतों से पता चला कि यह 4000 साल से भी अधिक पुरानी है। लेकिन फिर, सर, इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं था। जब कोई 4000 साल जी चुका हो तो उसे काफी लंबा होना चाहिए। जो की टिप्पणी थी। इस बीच डॉक्टर के भाषण और जो के जवाब के दौरान जंगल की जगह एक खुली जगह के इर्द गिर्द झोपड़ियों का एक बड़ा समूह बन गया था। इसके बीच में एक अकेला पेड़ उगाया और जो ने उसे देखते ही कहा, अच्छा, अगर उस पेड़ ने पिछले 4000 सालों से ऐसे फूल दिए हैं तो मैं उसे बधाई देना चाहता हूँ। और उसने एक विशालकाय गोले की ओर इशारा किया जिसका पूरा तना मानव हड्डियों से ढका हुआ था। जो ने जिन फूलों की बात की वे शरीर से अलग किए गए सिर थे और पेड़ की छाल में खंजर से लटकाए गए थे। इन नरभक्षियों का युद्ध वृक्ष, डॉक्टर ने कहा, भारतीय तो केवल खोपड़ी ही ले जाते हैं, लेकिन ये नीग्रो पूरा सिर ले जाते हैं। ये तो बस फैशन का मामला है, जो ने कहा, लेकिन पहले ही गांव और खून से लथपथ सिर क्षितिज पर गायब हो रहे थे। दूसरी जगह पर और भी घिनौना नजारा था। आधी अधूरी लाशें, धूल में सड़ते कंकाल, यहाँ वहाँ बिखरे मानवांग, जिन्हें गीदड़ों और लकड़बग्घों को खिलाने के लिए छोड़ दिया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये अपराधियों के शव हैं। अबिसिनिया में
प्रचलित प्रथा के अनुसार इन लोगों ने इन्हें जंगली जानवरों के लिए शिकार बना दिया है, जो इन्हें अपने भयानक दांतों और पंजों से मार देते हैं और फिर फुर्सत में इन्हें खा जाते हैं। फांसी से ज्यादा क्रूर कुछ नहीं, स्कॉट ने कहा। इससे ज्यादा गंदा बस इतना ही। अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्रों में वे अपराधी को उसकी झोपड़ी में उसके मवेशियों के साथ और कभी कभी उसके परिवार के साथ बंद करके संतुष्ट हो जाते हैं, डॉक्टर ने फिर से कहा। फिर वे झोपड़ी में आग लगा देते हैं और पूरा दल एक साथ जल जाता है। मैं इसे क्रूर कहता हूँ, लेकिन मित्र कैनेडी की तरह मुझे लगता है कि फांसी भी उतनी ही क्रूर, उतनी ही बर्बर है। जो ने अपनी तीव्र दृष्टि की सहायता से, जिसका प्रयोग वह निरंतर करता था, क्षितिज पर कुछ शिकारी पक्षियों के झुंड को उड़ते हुए देखा। कैनेडी ने शीशे के माध्यम से उन्हें देखने के बाद कहा, वे चील हैं, शानदार पक्षी, जिनकी उड़ान हमारी तरह ही तेज है। डॉक्टर ने कहा, भगवान हमें उनके हमलों से बचाए, हम उनसे जंगली जानवरों या जंगली जनजातियों से भी ज्यादा डरते हैं। वाह, शिकारी ने कहा, हम कुछ राइफल की गोलियों से उन्हें भगा सकते हैं। फिर भी, प्रिय डिक, मैं चाहूंगा कि इस बार तुम्हारी कुशलता पर निर्भर न रहूं, क्योंकि हमारे गुब्बारे का रेशम उनकी तीखी चोंचों का प्रतिरोध नहीं कर सकता। सौभाग्य से, मेरा मानना है कि विशाल पक्षी हमारी मशीन से आकर्षित होने के बजाय अधिक भयभीत होंगे। हाँ, लेकिन एक नया विचार है और मेरे पास दर्जनों हैं, जो ने कहा। अगर हम जीवित चीलों के एक समूह को पकड़ने में कामयाब हो सके, तो हम उन्हें गुब्बारे से बांध सकते हैं और वे हमें हवा में खींच लेंगे। ये बात गंभीरता से प्रस्तावित की गई है, डॉक्टर ने उत्तर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि यह उन प्राणियों के लिए शायद ही संभव है जो स्वाभाविक रूप से इतने बेचैन हैं। ओह, हम उन्हें वश में कर लेंगे, जो ने कहा। उन्हें बित से चलाने के बजाय हम ऐसा आई ब्लिंकर से करेंगे जो उनकी आंखों को ढक देगा। इस तरह से आधे अंधे होने पर वे दाईं ओर या बाईं ओर जाएंगे, जैसा हम चाहते हैं। जब वे पूरी तरह अंधे हो जाते हैं तो वे रुक जाते हैं। मुझे अनुमति दें, जो मैं आपकी चील की टीम के लिए अनुकूल हवा को प्राथमिकता देता हूँ। इससे चारा कम खर्च होता है और यह अधिक विश्वसनीय है। ठीक है गुरुजी, आपकी मर्जी, लेकिन मैं अपने विचार पर अड़ा हुआ हूँ। अब दोपहर हो चुकी थी। विक्टोरिया कुछ समय से धीमी गति से चल रही थी, देश बस उसके नीचे से गुजर रहा था, अब वह उड़ नहीं रही थी। अचानक हमारे विमान यात्रियों को चीखें और सीटियां बजने की आवाजें सुनाई दी और गाड़ी के किनारे पर झुककर उन्होंने नीचे खुले मैदान में एक रोमांचक दृश्य देखा। 2 शत्रु कबीले भयंकर युद्ध कर रहे थे और हवा तीरों की बौछारों से भरी हुई थी। लड़ाके अपने जानलेवा काम में इतने मशगूल थे कि उन्हें गुब्बारे के आने का पता ही नहीं चला। लगभग 300 लोग इस घातक संघर्ष में उलझे हुए थे। उनमें से अधिकांश घायलों के खून से लाल थे, जिसमें वे काफी हद तक डूबे हुए थे, जिन्हें देखना भयानक था। जब अंततः उनकी नज़र गुब्बारे पर पड़ी तो क्षण भर के लिए विराम हुआ, लेकिन फिर उनकी चीखें दोगुनी हो गईं और कुछ तीर विक्टोरिया पर छोड़े गए। उनमें से एक तीर इतना निकट आ गया कि जो ने उसे अपने हाथ से पकड़ लिया। चलो हम सीमा से बाहर निकल जाएं, डॉक्टर ने कहा। कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। हमें कोई भी जोखिम लेने से मना किया गया है। इस बीच दोनों पक्षों में युद्ध कुल्हाड़ियों और युद्ध लाठियों के साथ नरसंहार जारी रहा। जैसे ही कोई लड़ाका गिरता, एक शत्रु योद्धा उसका सिर काटने के लिए दौड़ता, जबकि महिलाएं लड़ाई में शामिल होकर इन खूनी ट्रॉफियों को इकट्ठा करती और युद्ध के मैदान के दोनों छोरों पर उन्हें एक साथ रख देती। अक्सर वे इन भयानक लूट के लिए भी लड़ती थीं। कितना भयावह दृश्य था, कैनेडी ने गहरी घृणा के साथ कहा। वे बदसूरत परिचित हैं, जो ने कहा, लेकिन फिर अगर उनके पास वर्दी होती तो वे बाकी दुनिया के लड़ाकों की तरह ही होते। शिकारी ने अपनी राइफल लहराते हुए कहा, मुझे उस लड़ाई में भाग लेने की तीव्र इच्छा है। नहीं नहीं, डॉक्टर ने जोरदार तरीके से विरोध किया। नहीं, हमें उन मामलों में दखल नहीं देना चाहिए जो हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। क्या आप जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, कि आप सर्वशक्तिमान की भूमिका निभाएंगे? बल्कि हमें इस घृणित तमाशे से जल्दी से दूर चले जाना चाहिए।
अगर दुनिया के महान कप्तान अपने कारनामों के दृश्यों से ऊपर इस तरह तैरते तो शायद वे आखिरकार खून और विजय के लिए घृणा महसूस करते। एक दल का सरदार अपने पुष्ट शरीर, अपनी बड़ी ऊंचाई और असाधारण ताकत के लिए उल्लेखनीय था। एक हाथ से उसने अपने दुश्मनों की सघन पंक्तियों में अपना भाला फेंका और दूसरे हाथ से अपने युद्ध कुल्हाड़ी से उनके बीच बड़ी बड़ी जगहें काट दी। अचानक उसने अपना युद्ध क्लब फेंका, जो खून से लाल था, एक घायल योद्धा पर झपटा और एक ही वार में उसका हाथ काट दिया, कटे हुए अंग को अपने मुंह में ले गया और उसे बार बार काटा। आह, कैनेडी ने कहा, ये भयानक जानवर, मैं अब और नहीं रोक सकता। और जैसे ही उसने कहा, विशालकाय जानवर, राइफल की गोली से माथे पर सीधा वार किया गया और सिर के बल जमीन पर गिर गया। अपने नेता की इस अचानक दुर्घटना से उसके योद्धा अचंभित रह गए। उसकी अलौकिक मृत्यु ने उन्हें भयभीत कर दिया, जबकि इसने उनके विरोधियों के साहस और उत्साह को पुनर्जीवित कर दिया और पलक झपकते ही आधे योद्धा मैदान छोड़कर भाग गए। आओ ऊपर देखें कि कोई धारा हमें दूर ले जाए। मैं इस तमाशे से तंग आ गया हूँ, डॉक्टर ने कहा। लेकिन वे इतनी तेजी से भाग नहीं सकते थे कि विजयी जनजाति को मृतकों और घायलों पर टूटते, अभी भी गर्म और बदबूदार मांस के लिए हाथापाई करते और उसे उत्सुकता से खाते हुए देख सकें। फौफ, जो बोला, ये घिनौना है। गुब्बारा फैलते ही ऊपर उठ गया। अपने उन्माद में पागल क्रूर गिरोह की चीखें कुछ मिनटों तक उनका पीछा करती रहीं, लेकिन अंततः वे दक्षिण की ओर बह गए और नरभक्षण के इस भयानक दृश्य को देखने और सुनने से दूर हो गए। देश की सतह अब बहुत विविधतापूर्ण हो गई थी, जिसमें पानी की कई धाराएं थीं, जो पूर्व की ओर बहती थीं। निस्संदेह, बाद में, नू झील या गजेल नदी के उन सहायक नदियों में बहती थीं, जिनके बारे में एम. गिलॉम लेजेन ने बहुत ही रोचक विवरण दिया है। एक दिन की 150 मील की यात्रा के बाद, रात होने पर गुब्बारे ने 27 डिग्री पूर्वी देशांतर और 4 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश पर लंगर डाला।